कि क्लास 10 फुल हिंदी का लेक्चर है। हम लोग ने लास्ट टाइम अब तक पढ़ा था ठेस, स्टोरी जो चल रही थी सिरचन के बारे में। ठेस है 10th चैप्टर, पेज नंबर 42। अब तक हमने पढ़ा था कि सिरचन जो है वो राइटर के घर पे उनकी जो बड़ी बहन है उनकी विदाई के टाइम पर जाता है काम करने के लिए। सिरचन एक बहुत अच्छा काम करता है चिक वगैरह बनाने का, हाथ से सब चीज़ें बनाने का। और गांव के जो लोग हैं उसको बेकार समझते हैं और बेकार समझते हैं क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से काम करता है। जैसे कलाकार जो होते हैं ना, वो बहुत मूडी होते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। तो वो भी अगर उसको कोई बात अच्छी लगी तो ठीक है काम कर रहे हैं, नहीं अच्छी लगी तो काम छोड़कर चलते बनता है। तो अब जब वो राइटर के घर पे काम कर रहा था तो वहाँ पर क्या होता है कि जो राइटर की मंजली भाभी है उससे कुछ कहा सुनी हो जाती है सिरचन की, और जो राइटर की चाची है वो भी बीच में कुछ बोल देती है। तो फाइनली यहाँ पर ये होता है कि सिरचन अब काम छोड़कर उड़ गया है। लास्ट सेंटेंस हमने पढ़ा था पेज नंबर 45 पर, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। तो यहाँ पर राइटर ने बोला था कि अब ये काम अधूरा ही रहने वाला है, अब पूरा सत्यानाश हो चुका है क्योंकि मंजली भाभी और चाची ने सिरचन को बात बात पर ताने देकर वहाँ से काम खत्म करवा दिया। बस सिरचन की उंगलियों में सूतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थुकाया। तो लास्ट में क्या हुआ था कि मानू दीदी ने पान दिया था उसको, सिरचन को, जो सिरचन खा रहा था, और चाची से ऐसे ही उसने बोल दिया कि अपना वो जर्दा यानी तंबाकू खिला दो। तो चाची ने बोला कि तुम चटोरे हो, घर में कोई ऐसे खाता है क्या, मतलब 4 बातें सुना दी उनको। तो सिरचन को वहाँ से बुरा लग गया। सिरचन की उंगलियों में सूतली के फंदे, सूतली रस्सी होती है जिससे वो चीक बना रहा था, तो उसके फंदे पड़े हुए थे और वो वहीं पर रुक गया। मतलब उसके दिल को अचानक ठेस पहुंची थी। फिर वो जो पान खा रहा था वो मुंह में ऐसे ही घुलाते रहा, अचानक उठा और पिछवाड़े मतलब घर के बैक साइड में जाकर पीक थूकना, यानी जब पान खाते हैं ना तो वो रेड कलर का थूक निकलता है मुंह से, तो वो थूक कर आ गया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट कर संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। तो उसके जितने भी औजार थे जिनसे वो काम कर रहा था, तो उन सबको उसने समेट कर झोले में रख दिया। और वो जो काम चल रहा था चीक का, वो अभी भी आधा ही था, तो उसने एक नज़र सिर्फ आधे काम को देखा कि अब ये काम नहीं करेगा, और एकदम गुस्से में घर के बाहर निकल गया। अब जो मानू दीदी है, जिसको इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, वो कुछ नहीं बोली। और उसको अब लगा कि मेरे ससुराल में मेरी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि जो ससुराल वालों ने डिमांड की है वो सामान तो मैं नहीं लेकर जा पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने डिमांड क्या की थी, सिरचन के हाथ के बने हुए सामान, और वो चीक अभी भी अधूरी है। और मानू को ऐसा लगा कि जो चीक में 7 तारे जड़े हुए थे वो अब एकदम मंद हो गए, उनकी रोशनी एकदम फीकी हो गई है। अब माँ ने दिलासा देते हुए बोला कि जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। तो माँ को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि अब सिरचन वापस नहीं आएगा काम करने के लिए, तो उन्होंने अपनी बेटी को जस्ट दिलासा देते हुए बोला कि ठीक है, हम बाहर से खरीद देंगे अगर वो नहीं बनाएगा तो। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। तो अब राइटर जब सिरचन को मनाने जाता है तो वो एक फटी हुई शीतल पाटी यानी होती है दरी, चटाई, जिस पर पहले के लोग नीचे बिछाकर सोते थे, तो वो वहाँ पर लेटा हुआ था। और राइटर को देखकर बोला कि अब मैं नहीं आऊँगा काम करने के लिए, जो मोहर छाप वाली धोती, जो एक ब्रांड है गाँव का, वो अगर आप दोगे भी तो मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ, बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। तो सिरचन अपनी वाइफ को याद करते हुए बोलता है कि वो खुद तो मर गई और उसके जितने भी बच्चे बच्चे थे, मे भी शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, तो उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर ख़त्म हो गई। और अब सिरचन के घर पे कोई नहीं है, मतलब उसके खाने पीने का सामान बनाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो इस तरह से चटोरा बना था कि जहाँ पर जो मिले वो खा लेता था। तो उसने बोला कि अगर मेरी घरवाली यानी मेरी वाइफ अगर जिंदा होती तो मैं ऐसी लोगों की 4 बातें थोड़ी सुनता, ऐसी दुर्दशा थोड़ी भोगता। यह शीतल पाटी उसी ने बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती थी, अब क्या। तो जिस चटाई पे या दरी पे वो लेटा हुआ था, उसने बोला कि ये मेरी घरवाली नहीं बनाई हुई है, और मैं इसी चटाई की सौगंध खाकर बोल रहा हूँ कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मतलब मैं ये काम छोड़ दूँगा, क्योंकि वैसे ही गांव वालों ने मेरी बेइज्जती करके रखी थी।
एक तुम्हारी हवेली थी जहाँ पर मेरे काम की कुछ कद्र थी, लेकिन अब तो वहाँ पर भी काफ़ी कहासुनी हो गई है। तो राइटर यहाँ से हताश होकर चुपचाप लौट जाता है। समझ गया कि अब कलाकार के दिल को ठेस लगी है और वो नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन शीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानो। तो अब जो अधूरी चीख बनी हुई थी उसको थोड़ा बहुत कुछ बना कर वो लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइटर की जो बड़ी भाभी है वो उसमें कुछ झालर वगैरह लगाती है और बोलती कि ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, बेजा नहीं दिखलाई देता मतलब बुरा नहीं लग रहा है। मानू अभी भी दुखी है, कुछ नहीं बोलती है बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। तो राइटर, मानू तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है बड़ी भाभी के बोलने पर, लेकिन राइटर ऐसे बोलता है कि कहीं इसको भी फिर से नज़र ना लग जाए, क्योंकि राइटर को समझ में आया कि चाची और मंजली भाभी ने उसको जो सिरचन है उसको ताने दे देकर इस तरह से ठेस पहुंचाई और उसकी वजह से वो काम छोड़कर चला गया। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। तो अभी जो मानू है राइटर की बहन, उनको ससुराल छोड़ने के लिए ट्रेन में साथ में राइटर ही जा रहे थे। तो मानू अभी भी दुखी थी कि उसके ससुराल में उसको क्या सुनना पड़ेगा। बहुत दुख हुआ कि उसके हस्बैंड ने उनसे सामान मंगाया था और वो नहीं ले जा पा रही है। और वो जो अधूरी चीख जो सिरचन बना कर गया था उसको फोल्ड कर कर वो अपने साथ लेकर जा रही है। तो इस तरह से अपनी बहन को दुखी देखकर राइटर को बहुत गुस्सा आया सिरचन के ऊपर कि क्यों उसने इस तरह से किया, मेरी बहन को दुखी किया। और उसको भी लगा कि चाची की तरह वो भी उसको कोसे, गालियाँ दे कि कहीं का कामचोर है, चटोरा है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। तो जैसे ही ट्रेन चलने को हुई तो राइटर ने जाकर कंपार्टमेंट था उसका गेट बंद कर रहा था। तब उसने देखा कि दूर से ना सिरचन दौड़ते हुए आ रहा है प्लेटफॉर्म पर। और उसने आते ही मतलब राइटर को वो बबुआ जी बोलता था। तो राइटर अभी भी गुस्से में ही था, तो उसने गुस्से से ही पूछा, क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की मतलब एकदम झिड़कने की, क्या है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूँ। तो उसने पीठ पर बहुत सारा सामान लिया हुआ था और सिरचन बहुत घाई घाई में दौड़ के आ रहा था। तो उसने बोला कि मुझे एक बार मानू दीदी से मिलना है, एक बार आप गेट खोल दो, क्योंकि राइटर ने कंपार्टमेंट का गेट बंद कर दिया था और ट्रेन जस्ट चलने ही वाली थी। तो जैसे ही गेट खुला, मानू दीदी ने बोला, सिरचन दादा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ कि जो कलाकार है सिरचन, उसके दिल को भले ही ठेस पहुँची हो, लेकिन उसने जो मानू है उसके ससुराल में उसकी बेइज्जती ना हो, इसके लिए वो सारे सामान बना कर दिए कि जो भी उसके ससुराल वालों ने, उसके हस्बैंड ने मांगे थे। क्योंकि यहाँ पर सिरचन को ये लगा कि उसकी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मतलब कलाकार की बेइज्जती हो गई, उसने सहन कर लिया, लेकिन उसकी वजह से किसी को दुख ना हो ये वो सहन नहीं कर पा रहा था। तो मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। अब जैसे कि प्रॉमिस हुआ था कि सिरचन अगर काम कर लेगा तो उसको मोहर छाप वाली धोती दी जाएगी, तो अभी तो थी नहीं, इसलिए मानू ने उस जितने भी पैसे लगते हैं मोहर छाप वाली धोती के, वो निकाल कर देना चाहे, लेकिन सिरचन ने वो लेने से मना कर दिया। जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। जैसे हम ना बोलकर ऐसे पीछे हटते हैं ना हाथ जोड़कर कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, तो वैसे वो भी पीछे हट गया। मानो फूट फूट कर रो रही है। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो अब मानू से सिरचन ने पैसे लेने से मना कर दिया। मानो खुशी के मारे फूट फूट कर रो रही है। मतलब उसे बहुत दुख हुआ कि, मतलब दुख भी हुआ और खुशी भी हुई कि एक तो इस तरह से मेरे घर में इसकी बेइज्जती हुई और उसके बाद भी इसने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए सारे सामान लेकर आया। तो वो बहुत खुशी और दुख में मिलकर एकदम फूट फूट कर रोने लगी। और जो राइटर है वो, उन्होंने बंडल खोलकर देखा और उनका जो काम था वो बहुत अच्छा था। मतलब ऐसी कारीगरी एकदम बारीकी से बनाए हुए और रंगीन सूतलियों के फंदे वगैरह, बहुत अच्छा काम था। तो इस पूरी स्टोरी में ये था कि हम मशीनी युग में आ गए हैं, तो जो लोग काम हाथ से काम करते हैं हम उनकी इज्जत नहीं करते।
उनका काम अभी भी मशीन के कामों की बजाय बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि यार मशीन से तो फटाफट काम हो जाएगा और ऊपर से सस्ते में काम हो जाएगा, तो हम इनकी कला को है ना इस तरह से पूरी तरह से नकार देते हैं। तो ये जो कलाकार है वो अपनी रोजी रोटी के लिए फिर अपने इस कला को छोड़कर किसी भी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो इस तरह से ना धीरे धीरे इंडिया से या किसी भी देश से ये जो प्राचीन कलाएं हैं वो खत्म होते जा रही है। हम जो कलाकार हैं हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनको ठेस पहुंचती है। तो ये पूरी स्टोरी उसके बारे में थी। ओके, अब होमवर्क में लास्ट टाइम हम लोग ने काल किया था और इस चैप्टर के पेज नंबर 48 पर कोष्टक के सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन करना है। तो फुल हिंदी वालों, ये आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दिए गए वाक्यों का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक ही वाक्य दिया हुआ है, मानू को ससुराल पहुंचने में ही जा रहा था। तो अब इसका काल पहचानना है और इसी सेंटेंस को अलग अलग काल में परिवर्तन करना है। तो ये होमवर्क मेरे को आज ही सेंड करना है आप लोगों को। और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी मैं आज ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को फुल हिंदी वालों का टेस्ट है। जो 9th चैप्टर है यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है, रीढ़ की हड्डी, जो लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। और ये एक एकाकी है। एकाकी यानी एक प्ले है जो जगदीश चंद्र माथुर जी का एक फेमस ये प्ले की किताब थी, भौर का तारा, उसके अंदर से ये प्ले लिया गया है। अब इस प्ले में क्या है ना कि आज के ज़माने में तो शायद ही होता होगा, लेकिन पहले के ज़माने में जब लड़का या लड़के वाले लड़की को देखने जाते थे तो किस तरह से वो लड़की को जांचते परखते थे कि या इसको चलने को बोलो कि कहीं चाल तो ख़राब नहीं है, फिर कुछ गाने के लिए बोलो कि सुर वगैरह तो अच्छा है, घर का सिलाई बुनाई का काम आता है नहीं आता है। ये सारी चीज़ें किस तरह से चेक करते थे, किस तरह से लड़की की इंसल्ट करते थे। पढ़ी लिखी लड़कियां उनको नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने राइट्स और अधिकारों के बारे में जान जाएगी और अपने लिए आवाज़ उठाएगी। तो उनको इस तरह से भेड़ बकरी की तरह लड़कियों को ट्रीट करते थे और भेड़ बकरी की तरह ही उनको रखा जाता था। तो ये जो एकाकी है ये पूरा 2 सीन में डिवाइड है। फर्स्ट सीन जब वो लड़के वाले नहीं आते हैं एंड सेकेंड सीन जब वो लड़के वाले आ जाते हैं। तब इसके पात्र जो है उमा, ये मेन लीड है इस पूरे प्ले की, एक सुशिक्षित युवती है। सुशिक्षित मतलब पढ़ी लिखी लड़की है। राम स्वरूप जी जो है वो उमा के पिताजी है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर वो लड़का है जो उमा को देखने के लिए आता है। एंड गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है। एंड एक छोटा सा कैरेक्टर है बीच में रतन, जो कि राम स्वरूप जी का नौकर है। तो अभी का जो सीन चल रहा है उसमें लड़के वाले अभी तक आए नहीं हैं, तैयारी चल रही है। तो सीन में एक कमरा दिखाया जाता है। अंदर के दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा हिस्सा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त मतलब एक छोटा सा पलंग बोल सकते हो या बेंच टाइप होता है जहाँ पर लोग बैठते हैं। तो वो लोग दूसरे कमरे से जो मेन हॉल है जहाँ पर ये लड़के वाले आने वाले हैं वहाँ पर वो तख्त रख रहे हैं ताकि बैठने की जगह कम ना पड़े। तो जब पर्दा खुलता है तो एक कमरे के अंदर से दो आदमी आते हैं। एक की पीठ दिखाई देती है, वो है राम स्वरूप, और दूसरा है उनका नौकर रतन, जो दोनों साइड से उठाकर उस तख्त को लेकर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से राम स्वरूप जी डायलॉग बोलना शुरू करते हैं। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तो अपने नौकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई धीरे धीरे चल और तख्त को ऐसे टर्न कर दे। रतन, बिछा दे साहब। तो अभी तख्त के ऊपर दरी वगैरह बिछाने के लिए वो पूछ रहा है। तो राम स्वरूप जी थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूँ। और ये पसीना किस लिए बहाया है। तो फिर वो राम स्वरूप जी बोलते कि ये भी कोई पूछने की बात है, ऑब्वियसली अभी तख्त लेकर आया है तो अभी बिछा उसको, और जब अकल बट रही थी तब कहाँ पर था, थोड़ा तो अपनी अकल से काम कर ले। और वो पूछ रहे कि ये पसीना किसके लिए बाहर है, मतलब तेरे को इतना पसीना क्यों आ गया, इतना सा तो काम किया है। तो रतन कुछ नहीं बोलता है, तख्त बिछाता है और ही करके चला जाता है। राम स्वरूप जी दरी उठाते हो और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ले और सितार भी, जल्दी जा। बीबी जी यानी उमा, जिस लड़की की शादी की बात चल रही है, तो रतन को बोलते कि वहाँ से हारमोनियम और सितार लेकर आ और यहाँ पर रख दे,
क्योंकि अभी जब लड़के वाले आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ मतलब उस टाइम की ऐसी रीत थी कि लड़कियों के जितने भी ये है ना चीज़ें जो भी लड़कियों की आती है वो ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे कि हमारी लड़की को गाना आता है, सिलाई बुनाई आती है, पेंटिंग आती है, खाना बनाना आता है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे लड़की वाले दिखाने पे रहते थे कि यार हमारी लड़की बहुत ज़्यादा गुणी है और आपके लड़के के लिए, आपके घर के लिए बहुत ज़्यादा काबिल है। तो फिर रामस्वरूप जी और उनकी बीवी बात करते रहते हैं, प्रेमा लेकिन अब तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाकर पड़ी है। तो जो उमा है उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और जानती है अपने राइट्स के बारे में। तो प्रेमा जो उमा की माँ है उसने बोला कि तुम्हारी बेटी मुंह फुलाकर पड़ी है, वो गुस्सा है। तो अब प्रेमा जो है उसकी माँ इसकी उमा की, वो बोलती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाकर पड़ी हुई है, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो अभी ये जो उमा के माता पिता है दोनों के बीच में बातें हो रही है कि जो उमा है वो गुस्से में है, मुंह फुलाकर पड़ी हुई है। तो रामस्वरूप जी ने बोला कि हाँ उसको समझा देना कि थोड़ा करीने से यानी थोड़ा अच्छे से बिहेव करे, क्योंकि जो लड़के वाले आ रहे हैं जो लड़के का पिता है वो खुद वकील है, बड़ी बड़ी सोसाइटी सभा मीटिंग्स वगैरह में जाता है, लेकिन फिर भी चाहता है कि उनकी जो बहू है वो पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। प्रेमा ने पूछा कि और लड़का क्या चाहता है? रामस्वरूप ने बोला कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूँ मजबूरी है। तो फिर प्रेमा ने जस्ट ऐसी होप के लिए पूछा कि यार लड़का तो समझदार होगा, लेकिन रामस्वरूप जी ने बोला कि अगर बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, मतलब लड़का तो उनसे भी बढ़कर है, वो खुद बीएससी कर रहा है और लखनऊ में पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में ले, और कहता है कि शादी अलग है और पढ़ाई अलग है, तो मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ, मुझे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। बीच में रतन जो उनका नौकर है वो देखता है कि जो लड़के वाले हैं वो आ रहे हैं, तो वो एकदम धीरे से आवाज़ में बोलता है, बाबूजी बाबूजी। पहले के लोग मालिक को इस तरह से बाबूजी ही बोलते थे, मालिक नहीं बोलते थे। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांकता है और प्रेमा को बोलता है कि अरे वो आ गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी, क्योंकि इस तरह से दिखाना पड़ता है कि हमारी बेटी को ये आता है। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो कैसे दुकानदार दिखाता है ना कि हमारा सामान ऐसा है, इतना इम्पोर्टेंट है, ये सब कर सकता है। उसी तरह पहले लड़कियों को भी ट्रीट किया जाता था कि लड़की की जितनी अच्छाइयाँ हो उनको दिखा दे ताकि लड़के वाला इम्प्रेस हो जाए। फिर रामस्वरूप जी वो जो अभी नए मेहमान आए हैं गोपाल प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं कि आपको मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? तो वो बोलते कि नहीं, तांगे वाला, ये बहुत पुरानी स्टोरी है, जब ऑटो रिक्शा या गाड़ियाँ नहीं चलती थी ज़्यादा, तांगे वाले को रास्ता पता था और उसने वो सही जगह पर लेकर आ गया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर रामस्वरूप जी लड़के को बोलते हैं, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तो लड़का जो है वो शंकर है, उनसे पूछते हैं कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो छुट्टियां वगैरह लेकर आए हो क्या? तो शंकर ने बोला कि जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। अब रामस्वरूप जी तो आप अब जस्ट इंक्वायरी के लिए रामस्वरूप जी भी जो लड़की के पिता है वो जस्ट शंकर से ऐसे ही बात करना चाहते हैं कि आपका कोर्स तो अभी ख़त्म होने वाला है, मतलब आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो जो लड़का है उसने बोला कि हाँ शायद साल 2 साल लग जाए, क्योंकि मैं 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन मतलब इन केस अगर मैं किसी साल में फेल हो गया तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 1 साल में डॉक्टर बन जाऊँगा, हाँ 2 साल लग जाएंगे। अच्छा तो साहब फिर बिज़नेस की बातचीत हो जाए। तो अभी गोपाल प्रसाद लड़की देखने से पहले ही बिज़नेस यानी दहेज के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उसने बोला हाँ ठीक है, लेकिन चलिए पहले चाय नाश्ता कर लीजिए। और जस्ट फॉर्मेलिटी में बोलते हैं कि क्या आप तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मतलब क्यों आप तकलीफ़ करते हैं? इस तरह से जब भी मेहमान या कोई भी आता है तो हम बोलते हैं कि नहीं चाय नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तकलीफ़ मत कीजिए। तो जस्ट ये बोलने वाली बात होती है। फिर रामस्वरूप जी बोलते हैं कि तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तो लड़की का पिता अपने आप को इस तरह से समझता है कि लड़का कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें हमेशा झुककर रहना चाहिए। तो हमारी बहुत बड़े भाग्य है कि आप हमारे यहाँ पर आए हैं, हमारी लड़की देखने आए हैं। फिर गोपाल प्रसाद बोलते हैं अपने लड़के से कि तुम इस तरह से झुककर क्यों बैठे हुए? तुम्हारे दोस्त हमेशा बोलते थे कि तुम्हें बैकबोन नहीं है, मतलब तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। तो लगता है तुम्हारे दोस्त सही बोलते हैं, कमर सीधी करके क्यों नहीं बैठ रहे हो? मतलब अगर तुम लड़की वालों के यहाँ आए हो तो थोड़ा ऐसे अकड़ कर बैठो, इस तरह से झुक कर क्यों बैठे हुए हो?
आखिर आप माने नहीं। तो गोपाल प्रसाद जी ने, जब वो रामस्वरूप जी नाश्ता वगैरह चाय वगैरह लेकर आते हैं, तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी में बोलते कि आखिर आप माने नहीं, चाय नाश्ता लेकर ही आ गए। रामस्वरूप जी, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो जस्ट ऐसी फॉर्मल बातें करें कि आपको विदेशी चाय चाहिए या हिंदुस्तानी चाय। तो विदेशी चाय में क्या होता है ना, हम लोग शक्कर वगैरह थोड़ा कम पीते हैं और ब्लैक टी पीते हैं। तो गोपाल प्रसाद ने बोला कि नहीं, मुझे आधा दूध और आधी चाय चाहिए और चीनी ज़्यादा चाहिए। तो बीच में शंकर लड़का बोलता है कि जो लोग ज़्यादा चीनी लेंगे उन पर शायद टैक्स लगाने वाली गवर्नमेंट। तो इसमें सरकार जो चाहे सो कर ले, मगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी ना करेंगे। तो अभी गोपाल प्रसाद जी के हिसाब से खूबसूरती पर टैक्स लगना चाहिए कि अगर आप अपने आप को खूबसूरत प्रूफ करना चाहते हो या अगर आप खूबसूरत हो तो आप टैक्स भरो गवर्नमेंट को। तो ये जस्ट एक जनरल बातचीत हो रही है। इससे यहाँ जो लड़के के पिता है गोपाल प्रसाद जी, उनकी मेंटलिटी पता चलती है कि उनको लड़की खूबसूरत चाहिए एंड खूबसूरती के साथ आपको टैक्स यानी दहेज भी देना पड़ेगा। रामस्वरूप जी जो लड़की के पिता है, वो फ़िलहाल सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको किसी बात का बुरा ना लगे। तो ये ऐसी ही बातों में बात उनकी वाहवाही करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं कि हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात सोची। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। लीजिए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? तो अब शंकर जी लड़के से ऐसे ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि लड़की का खूबसूरत होना ज़रूरी है शादी तय करने के लिए? तो गोपाल प्रसाद बीच में बोलते हैं कि यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही ज़रूरी और जायज़ा तो मिल ही गया होगा। मतलब अब आपकी लड़की कितनी गुणी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट चीज़ है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। तो लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शादी के लिए। और उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, जन्म पत्रिका मिलना। अभी भी शादियों में होता है कि लड़के और लड़की की जन्म पत्रिका कुंडली वगैरह मिलाई जाती है। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद ने बोला कि दो चीज़ें तो होना ज़रूरी ही है, एक तो लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और दूसरा उसकी जन्म कुंडली मिल जानी चाहिए। तो अब जो लड़की का पिता है उसने बोला कि हाँ, मैंने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, तो वो तो खुद ब खुद मिल गई है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठाकुर जी मतलब कृष्ण भगवान, तो वो अपने भगवान को ठाकुर जी बोलते थे कि जन्म पत्रिका तो ऐसे ही मिल गई है। और अब गोपाल प्रसाद जी बोल रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है, उनको तो सिलाई बुनाई आनी चाहिए बस। तो अब रामस्वरूप जी फाइनली अभी लड़की को बुला रहे हैं और उसके साथ में एक प्रथा होती है कि लड़की या तो चाय लेकर आती है या लास्ट में कोई भी सामान लेकर आती है, तो वो पान भिजवा रहे हैं उस टाइम पे। तो उमा एंटर होती है और पान का जो तश्तरी यानी प्लेट अपने पिता को देती है और वो वहीं पे खड़ी रहती है। तो जैसे ही वो चेहरा ऊपर उठाती है, शायद लड़कियों को घूंघट लेना वहाँ पर कंपलसरी था, तो थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठाती तो उसके घूंघट में से है ना, नाक पर सुनहरी रिम वाला चश्मा दिख जाता है। तो लड़का और लड़के के पिता दोनों चौंक जाते हैं कि यार इसको चश्मा है। और चश्मा ऐसा माना जाता है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको ज़्यादा चश्मा लगता है, क्योंकि पहले के ज़माने में टीवी वगैरह और फ़ोन तो इतने थे नहीं कि टीवी और फ़ोन देख कर चश्मा लग जाए। नॉर्मली लोग जो पढ़ाई करते थे उनको चश्मा लगता था। तो अब रामस्वरूप जी ने बोला कि वो चश्मा तो क्या ना, पिछली बार आंखें दुख रही थी तो लगा लिया, बस थोड़ा सा ऐसे ही है, थोड़े दिन में निकल जाएगा। क्योंकि गोपाल प्रसाद को शक हो गया है कि लड़की पढ़ी लिखी है और उनको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो उन्होंने जस्ट कंफर्म करने के लिए बोला कि लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं है। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना। गोपाल प्रसाद, ठीक है बैठो बैठी। तो अब जो उमा लड़की है उसका दिखाने का फेस चल रहा है कि किस तरह से लड़कियों को पूछा जाता है कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, और लड़के से हम एक भी सवाल नहीं पूछते। तो अब रामस्वरूप जी ने बोला कि तुम जाकर वो बाजे वाजे के पास बैठ जाओ क्योंकि अभी तुम्हें गाना होगा। तो वो चल कर जाती है। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि हाँ, चाल तो ख़राब नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, कुछ गाना बजाना सीखा है? जैसे आप लड़की को नौकरी दे रहे हो, नौकरी से पहले किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है कि तुम्हें ये आता है, वो आता है, ये सब, उसी तरह शादी से पहले भी लड़कियों का इस तरह से इंटरव्यू होता है। अभी भी काफ़ी जगहों पर होता है, लेकिन अब लोगों की मेंटलिटी थोड़ी चेंज हुई है, तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती। बट पुराने ज़माने में ये बहुत कॉमन था। लड़कियों की इस तरह से नुमाइश की जाती थी कि लड़के वाले तुम्हें चला कर देखेंगे, बुला कर देखेंगे कि तुम्हारी चाल तो ठीक है, तुम अच्छे से बोल तो लेती हो, तुम्हें गाना तो आता है, कभी कभी तो खाना भी बनवा कर देखते थे कि भाई खाना वाना ठीक से बना लेती है कि नहीं लेती है। मतलब इस तरह से परख वरख कर लड़कियों को लेके जाते हैं, जैसे शादी नहीं करनी है, घर पे जाकर उसको काम वाली बाई की तरह रखना है।
तो अब और पहले के पिता भी इसी तरह से थे कि लड़कों की हाँ, लड़कों लड़के के घर वालों की हाँ में हाँ मिलाते थे कि हाँ सितार वगैरह बजा लेती है। और अब उमा को बोलते हैं कि चलो एक गाना भी गा के सुना दो। तो उमा एक गीत गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा जी का एक बहुत फेमस भजन है, वो गाती है। और वो गाते गाते सडनली है ना, उसकी आंखें शंकर जो लड़का है उसकी तरफ बढ़ती है और वो एकदम शांत हो जाती है, एकदम उसको देखकर चुप हो जाती है। तो रामस्वरूप जी है जो उनके पिता, उसने बोला कि क्या हुआ, गाना पूरा कर दो। तो गोपाल प्रसाद ने बोला नहीं ठीक है, लड़की अच्छा गा लेती है तो शादी ब्याह में गाने के काम तो आ जाएगी। फिर वो उठकर जाने लगती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, पेंटिंग वेंटिंग सीखी है तुमने। तो लड़के के पिता इस तरह से बच्ची की, अपने बेटी की सामानों की नुमाइश करते हैं कि हाँ ये जो तस्वीर है कुत्ते वाली वो इसी ने बनाई है, और सिलाई वगैरह भी। उसने बोला हाँ पूरे घर की जो सिलाई का ज़िम्मा है वो तो इसी के काम, इसी के हत्थे है, यही अपना सब सिलाई विलाई करती है, मेरे शर्ट वगैरह भी यही सिलती है। फिर गोपाल प्रसाद और पूछते हैं कि तुम्हें कुछ इनाम विनाम भी मिला है। तो गोपाल प्रसाद चाहते कि उमा कुछ बोले। तो रामस्वरूप जी इशारे से खांसते हुए उमा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यार तुम बोलो। तो वो नहीं बोलती है, तो रामस्वरूप जी ही जवाब दे देते हैं कि ये थोड़ा शर्मा रही है इस और वगैरह वगैरह, कि अपने बारे में क्या बताएगी। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि यार लड़की को भी तो बोलने दो। अब यहाँ से सीन पूरा चेंज हो जाता है। वो जो लड़की है उमा, वो इस तरह से एकदम मजबूत आवाज़ में बोलती है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना दूसरी दुकान पर जाओ। तो लड़की ने अपने आप को कुर्सी और मेज़ से कंपेयर किया कि जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम सामान से थोड़ी ना पूछते हैं, हम दुकानदार से पूछते हैं। तो यहाँ पर जो लड़की का पिता है वो दुकानदार है, और वो इस तरह से अपनी लड़की की नुमाइश कर रहा था जैसे वो दुकान में रखी हुई चीज़ हो और जो लड़के वाले हैं वो खरीदार है। तो ये बात सुनकर सब वहाँ पर चौंक जाते हैं, क्योंकि जनरली लड़कियों से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शर्माए और थोड़ा धीरे धीरे बोले। तो इस तरह से किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से वो लड़की रिएक्ट करेगी। तो सब वहाँ पर चौंक गए, और उमा अभी भी बोल रही है कि मुझे कहने दीजिए। उसके पिताजी ने उसको शांत कराने की कोशिश की। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। अब लड़के के पिता को तो ऑब्वियसली गुस्सा आ गया, क्योंकि इस तरह से तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लड़की इस तरह से जवाब दे सकती है। तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया। उमा ने जवाब दिया कि हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर कह रहे हैं। तो लड़की ने बोला कि हमारी बेइज्जती नहीं होती, इस तरह से आप आते हैं लड़की जैसे कोई सामान है, चला कर देखो, ये करके देखो, तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती? मैंने ज़रा सा मुंह खोल दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई। शंकर ने बोला कि हम चलते हैं। वो अब तक लड़का जो शांत बैठा था वो भी गुस्से में आ गया, और उन्होंने बोला कि चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अब गोपाल प्रसाद को लगा कि यार जो अनपढ़ लड़कियां हैं उनको तो बचपन से सिखाया जाता है कि ससुराल वालों के सामने किस तरह से बिहेव करने का, तो ये कहीं पढ़ी लिखी तो नहीं है। क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां ही होती है जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता है, जिनको ये पता है कि लड़की कोई नुमाइश की चीज़ नहीं होती है। तो गोपाल प्रसाद जी ने पूछा कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो अब पता चलता है कि उमा ने गाना गाते गाते जब शंकर की शक्ल देखी थी तो क्यों वो स्टॉप हो गई थी गाते हुए, क्योंकि उमा शंकर को पहले से जानती थी। उमा भी लखनऊ में ही कॉलेज में पढ़ती थी, उसने बीए किया हुआ था, और उसने उस बात को इस तरह से प्राउडली बोला कि मैंने पढ़ाई की है। आजकल लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम प्राउडली बोलते हैं कि हाँ इसने बीए किया हुआ है, इसने बीकॉम किया हुआ है। पहले के ज़माने में जो पेरेंट्स थे ना वो छुपाते थे कि यार ज़्यादा लड़की पढ़ लेगी तो उसको लड़का नहीं मिलेगा। तो उमा के पिताजी ने भी गोपाल प्रसाद जी को झूठ बोला था कि उसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है, सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हुई है, मैट्रिक यानी 10th तक, बट ये ग्रेजुएट थी। तो उमा ने बोला कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं की है कि इस तरह से छुपाना पड़े, कोई पाप थोड़ी किया है। जो आपका बेटा है ये लड़कियों की हॉस्टल में ताक झाँक करता है, और मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है, मैंने कुछ भी ऐसा गुनाह नहीं किया है। लेकिन आपके बेटे को पूछिए कि किस तरह से वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक करते हुए पकड़ा गया, और वहाँ की जो नौकरानी है उसके पैरों में गिड़गिड़ा कर उसको छोड़ा गया था। क्योंकि पहले लड़के और लड़कियों के हॉस्टल्स अलग होते थे, जब लोग बाहर पढ़ाई करने जाते थे तो उनको वहीं रहना पड़ता था। तो जहाँ पे लखनऊ में ये शंकर पढ़ाई कर रहा था वो कॉलेज हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में रहता था,
और उमा लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। तो वहाँ पर शंकर को उमा ने देखा था कि वो गर्ल्स हॉस्टल में आके इस तरह से ताक झाक करते हैं, मतलब लड़कों में ये कॉमन है कि वो जाके लड़कियों को देखते हैं वगैरह, ये सब है। और उसकी वजह से शंकर की पिटाई भी हो चुकी है, और उस पिटाई की वजह से ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। और क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किस तरह से गोपाल प्रसाद शंकर को बोलते हैं कि तुम्हें बैकबोन नहीं है, मतलब तुम झुक कर बैठते हो। तो अब पता चला कि उसका जो बैकबोन है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो इस तरह से टूटी थी अपनी लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक करने की वजह से। तो अब गोपाल प्रसाद जी बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने बोला कि बस हो चुका है बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। तो पहले के ज़माने में इस तरह से मेंटालिटी थी कि लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था। अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी तो उसकी शादी नहीं होगी, और उसके पेरेंट्स को छुपाना पड़ता था कि भाई मेरी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उमा ने भी फिर गुस्से में बोला कि हाँ चाहिए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइए कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन ना होना यहाँ पर तो नॉर्मल दिया है कि अगर आपका बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं है तो आप झुक कर बैठोगे, लेकिन जनरली बैकबोन ना होना एक तरह की गाली होती है, जिसके अनुसार तो यहाँ पर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी, ये इस चैप्टर को नाम क्यों दिया गया था और उस लड़के शंकर को बार बार बैकबोन क्यों बोला गया। नॉर्मली तो आप लोगों को ऐसे दया आएगी कि एक तो बेचारे की रीढ़ की हड्डी नहीं है और उसके बाद उसको बार बार बैकबोन इस तरह से किसी की हड्डी टूट जाती है तो हम उसको इस तरह से थोड़ी ना चिढ़ाते हैं। लेकिन बैकबोन का मतलब होता है ना कि जिसमें कोई ईमान गैरत नहीं हो, जो बेशरम हो। तो हम जनरली कभी कभार इस तरह से वर्ड यूज़ करेंगे, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है, तुम्हें कोई शर्म वरम नहीं है। जो कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए झुक जाए उसको बोलते हैं कि उसके पास बैकबोन नहीं है। तो यहाँ पर शंकर को बोला गया है कि वो इस तरह से बेशरम है कि खुद तो अपनी बेइज्जती करवा के आया और उसके बाद उसको लड़की चाहिए एकदम इज्जत वाली और ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, ज़्यादा मुंह ना खोले, मतलब लड़का कुछ भी करे तो चलेगा। लेकिन लड़कियों के लिए एक कैटेगरी फिक्स थी कि वो इस कैटेगरी में फिट होनी चाहिए तो उसकी शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो लड़कियों को यहाँ पर ना आज़ादी थी पढ़ने की, ना आज़ादी थी बात करने की। तो उस सारी सिचुएशन को दिखाने के लिए ये एक नाटक किया गया था। तो लास्ट में जब पूरा लड़के वाले चले जाते हैं तो लास्ट सीन में जो बाबू गोपाल प्रसाद है वो एकदम बेबस हो जाते हैं कि यार मेरी लड़की का रिश्ता टूट गया तो समाज में बेइज्जती होगी। तो इस तरह से एकदम गुस्से में वो बैठ जाते हैं अपने लड़के के बाबू गोपाल प्रसाद जो है वो लड़के के पिता है, वो एकदम गुस्से में चले जाते हैं और उनका जो लड़का है शंकर, वो एकदम चेहरे पे एकदम दुख वाला भाव, एकदम रोने वाला भाव, क्योंकि आज पहली बार किसी लड़की ने उसकी इतनी सारी इंसल्ट की होगी। तो वो लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उमा जो अब तक बहुत साहस में बोल रही थी वो सडनली चुप हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को अब भी लगता है कि अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह से मुंह नहीं खोलना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो उसने ताव में आकर इस तरह से बोल तो दिया था, क्योंकि अपनी इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि किस तरह से तुम लड़की की नुमाइश कर रहे हो। लेकिन वो सडनली चुप हो जाती है और यहाँ पर पूरा सीन खत्म हो जाता है। फुल हिंदी वालों को यहाँ पर भी एक होमवर्क करना है, पेज नंबर 41। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग अव्यय कर चुके हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है भाषा बिंदु का, पेज नंबर 41 में, उसमें से आपको अव्यय छाट कर उनके भेद लिखने हैं। अव्यय 4 टाइप के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। तो ये सारे अव्ययों को यहाँ पर कौन कौन सी लाइन में कौन कौन सा अव्यय यूज़ किया हुआ है वो छाट कर आपको लिखना है एंड सेंड करना है। तो अब यहाँ पर आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो फिलहाल सिर्फ संजाल का ही है, उसके बाद हम लोग ग्रामर एंड राइटिंग स्किल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे।